और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव के ही विद्यालय से पूरी की। और उसके बाद स्नातक और परास्नातक मैंने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में, और वर्तमान में मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर राजस्थान की वर्ष नगरी भीलवाड़ा जिले में कार्यरत हूँ। जी और जी मेरी रुचि कविता पाठ और क्रिकेट है। जी जी जी। तो सर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक है ना? जी सर। अच्छा, आजकल नामकरण का विवाद चल रहा है, कुछ नामकरण चेंज हुआ है? हाँ सर। क्या हुआ है आज? हाल ही में हुआ सर। अब तृतीय हाँ, श्रेणी क्या अध्यापक नाम? की मुख्यतः दो श्रेणी है, L1 और L2। हाँ हाँ, अभी क्या कर दिया है सर, वो बताइए। अध्यापक है सर। अध्यापक कर दिए है ना? ठीक है जी। तो सर अभी कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना काल में विद्यार्थियों को घर से पढ़ने के लिए ऑनलाइन एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। जी सर। क्या बता सकते हैं उसके बारे में आप? वो सर स्माइल के माध्यम से थी सर। अच्छा, स्माइल क्या है स्माइल सर, एक इसके बारे में बताइए। प्रोग्राम चला था उस समय, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बनाए गए थे। उसके माध्यम से अच्छा अध्ययन जी। सामग्री छात्रों को प्रेषित की जाती थी। स्माइल का वो- फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो क्या सर? स्माइल का फुल फॉर्म हम्म। ये है सर कि सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अच्छा जी। जो जो हाँ हाँ, विद्यार्थी हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आप बताइए, स्माइल में दो तरह के अभी अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है, एक समर्थ नाम से भेजी जा रही है, जी सर। उसके बारे में पता है सर? समर्थ के समर्थ माध्यम नाम से से। जो सर, हाँ, जो सामग्री भेजी जा रही है वो कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। कक्षा स्तर है या कुछ और है? आपने समर्थ कभी और खोल के देखा? प्रयास। आपने कभी खोल के देखी है उन वीडियोज को? हाँ सर, जहाँ तक मैंने देखा है वहां तक समर्थ के बारे में मैंने यही अनुभव किया है। देखा होगा तो कुछ दिखाया होगा उसमें, वीडियो चलते हैं ना। हाँ सर। तो क्या दिखाते हैं उसमें? सर कक्षा स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। कक्षा स्तर? तो फिर हाँ सर। उसका क्या मतलब है, जो दूसरा जो सामान्य भेजा जा रहा है उसका क्या मतलब है फिर? इसमें सर वो भी कक्षा दो स्तर के सामग्री अनुसार आती ही है ना? क्या है, जी? एक समर्थ और एक प्रयास। एक हाँ समर्थ हाँ। और एक प्रयास। तो प्रयास जो है वो कक्षा स्तर से जो बिलो ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए होती अच्छा जी, ठीक है सर। तो आप कहाँ के निवासी है और कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी? है। मैं सर भीलवाड़ा बताया जिले नहीं से हूँ। आपने? अच्छा, तो भीलवाड़ा पोस्टिंग जिले कहाँ से पे है? हूँ। पोस्टिंग कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिले के ब्लॉक सुवाना में, अमेरगढ़ के पास। भीलवाड़ा में है, ठीक है सर। जी। सर भीलवाड़ा की कुछ विशेषताएं बताइए आप। जी सर। प्रथम विशेषता जो भीलवाड़ा का नाम सुनते ही हमारे मन में आती है वो एक ये है कि भीलवाड़ा वर्ष नगरी के रूप में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और दूसरा, यहाँ देवनारायण जी का एक प्रसिद्ध मेला है, लगता है। और देवनारायण जी का जो स्थल है वो आसीन में है, घोड़ा दड़ाव के नाम से। और यहाँ ऐतिहासिक मेनाल विशेषताएं नाम का बताइए एक सर, जलप्रपात। ऐतिहासिक विशेषताएं ऐतिहासिक। बताइए सर। जी सर। ऐतिहासिक का एक ले तो यहाँ मांडलगढ़ का एक दुर्ग है, जहाँ पर राजा मानसिंह ने हल्दीघाटी युद्ध के समय वहां अपना सेना का पड़ाव डाला था। और दूसरी ऐतिहासिक विशेषता, यहाँ जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है मांडल में। अच्छा, यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यताएं वगैरह भी पाई जाती है क्या? जी सर। यहाँ प्राचीन सभ्यता बागोर में मिली थी, महासतियों का टीला नाम से। अच्छा अच्छा। और एक ओजाना आसीन के पास में है, वो भी एक एक सर पुरातात्विक बागौर स्थल। की हवेली नाम आता है, जी सर। कहाँ है वो? बागोर की हवेली। भीलवाड़ा में?
उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में। अच्छा, और बागौर किला, बागौर किला। बागोर का किला, हम्म। ये सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो उदयपुर में जो हवेली है बागौर की, जी उसकी सर। क्या विशेषताएं हैं? कुछ भी बता दीजिए उसके बारे में, जो सामान्य बात हो वो। नहीं सर, अभी याद नहीं कर। जी जी। एक कोई पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र ऐसा कुछ बना हुआ है क्या? उसके बारे में जानते हो आप? हाँ सर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में बना हुआ है। ये कहाँ है, इसका मुख्यालय वहाँ कहाँ है? उदयपुर में है। उसी हवेली में होना चाहिए सर। कुछ याद आ रहा है? उसी हवेली के आसपास ही है सर। और वहाँ आस पास है सांस्कृतिक क्या? मेले लगते हैं। सांस्कृतिक अच्छा मेले अच्छा लगते अच्छा। हैं। अभी हाल ही में वहाँ हाँ। मेला लगा था। अच्छा जी। तो सर अभी जो आप अध्यापक हो और नई शिक्षा नीति आई है, जी सर। उसके विषय में कुछ बताइए। जी सर, नई शिक्षा नीति की एक मुख्य विशेषता यह है, ड्यूअल डिग्री का है कि दो क्या डिग्रियां सर? हम एक साथ ले सकते हैं। दो डिग्रियां हम नहीं, एक साथ ले सकते हैं। आप अभी अध्यापक हो, अब प्राइमरी लेवल की बताइए। आप बता रहे हो कि मैं एलिमेंट्री लेवल पे हूँ, जी सर। तो वहाँ क्या हाँ, परिवर्तन हुए हैं? तो सर वही एक तो बताइए इसमें सर। त्रिभाषा सूत्र आया है। या तो स्कूली शिक्षा हाँ, बता दीजिए, स्कूली शिक्षा एक तक त्रिभाषा बताइए। सूत्र आया है। क्या जी? त्रिभाषा सूत्र है सर इसमें। और इसके अलावा अच्छा, इसमें तीन, तीन और चार का, ये शैक्षिक सत्र विभाजित किए गए हैं। 3 और 4 क्या मतलब सर? तीन और चार का सर, पांच के तीन और अंदर ले चार तो पांच के, हाँ, पांच के हाँ अंदर ले ये। तो पूर्व प्राथमिक के प्रथम 3 वर्ष है, उसके बाद कक्षा 1 और 2। और 3 और 4 में अच्छा, वो 3, 4 पाँच और तीन तीन पांच चार वो कक्षा। बता रहे हो आप? 5 3 3 4 वो बता रहे हो? ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो जो पहले तीन और 5 है चार उनमें क्या बताना है है? तो क्या जी? सर एक बार प्रश्न दोहराइए आप। आप जो पैटर्न है 5 3 3 4, वही जी बता सर। रहे हैं? वही हाँ बता सर। रहे हैं ना? तो जी जो सर। प्रथम 5 है जी सर। वो क्या है? प्रथम 5 है, वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। उसमें प्रथम 3 वर्ष हाँ चलो, पूर्व प्राथमिक ठीक है सर। कक्षाओं के हैं, और एक उसके मिनट बाद में कक्षा 1 रोकना और 2। चाहूंगा सर, एक मिनट रोकना चाहूंगा सर। ये जो प्रारंभिक शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है, ये क्या होती है, क्या मतलब है, क्या इनमें कुछ भिन्नताएं हैं? प्रारंभिक शिक्षा से हम कक्षा 1 से लेकर 8 तक वो आती है। अच्छा, 1 से 8 मानते हो, तो फिर 5 साल में 1 से 8 कैसे पूरी होगी? नहीं सर, वो पूरी नहीं होगी उसमें। वो तो सर इन्होंने विभाजन किया है, उसके आधार पर है सर। तो फिर प्राथमिक क्या है? प्राथमिक कक्षाओं का लगभग आधा अंश उसमें आता है, उन 5 वर्षों में, जब बच्चा दो एलकेजी शब्द यूकेजी चलते हैं, एक तो नर्सरी। प्रारंभिक, एक प्राथमिक, यानी प्राइमरी और एलिमेंट्री। इन दोनों में अंतर बता दीजिए आप। हाँ सर, प्राइमरी के अंदर कक्षा 1 से 5 तक आती है, और एलिमेंट्री में कक्षा 1 से 8 तक। अच्छा, तो फिर वो 5 वाला, वो जो पहले 5 है उनके, अब उनके विषय में बताइए दोबारा। क्या सर? जो प्रथम 5 बताया आपने, 5 3 3 4, हाँ सर। वो जो पहला 5 है उसमें कौन कौन सी कक्षाएं आएंगी? क्या सिर्फ स्कूली आती है, स्कूली नहीं सर, शिक्षा? उसमें आंगनबाड़ी, नहीं सर, आंगनबाड़ी का समावेश भी है उसमें, जिसे हम अच्छा एलकेजी यूकेजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कक्षा 1 और 2 सर, पूर्व आप प्राथमिक से। एलकेजी यूकेजी कह रहे हो, तो हमारे स्कूलों में तो ऐसा कुछ है सुना ही नहीं मैंने, तो वो तो अंग्रेजी स्कूलों में होता है, अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल है ना, उनमें। हाँ सर। एलकेजी सर जो यूकेजी नई का तो शिक्षा नाम पे। नीति है, हाँ, जी जी। जो नई शिक्षा नीति है,
वो इसी आधार पे विभाजन किया गया है कि आंगनबाड़ी में जो शिक्षा प्रदान आंगनबाड़ी होती है, कितनी कितनी कक्षाएं है, उसमें कितने वर्ष है शामिल है, और इसके स्कूल के कितने हैं, ये बता दीजिए सर। आंगनबाड़ी के 3 वर्ष हैं। जी जी। कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट आंगनबाड़ी 3, कहाँ से 4 स्टार्ट और होती है सर? 5। कक्षा सर बताइए सर, दोबारा वैसे बताइए सर सर, आंगनबाड़ी आवाज। 3, 4 और 5। 3 4 5 कक्षाएं है या वर्ष है? वर्ष है सर, वर्ष। वर्ष है। अच्छा, फिर स्कूल की वैसे कौन सी तो कक्षाएं हैं इसमें आंगनबाड़ी शामिल? के 1 और 2, कक्षा 1 और कक्षा 2। हाँ, बहुत अच्छा बताया सर आपने। सर आंगनवाड़ी में एक स्कूल से भी कुछ एक अध्यापक को लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करने के उसे सर लिए आंगनवाड़ी? मेंटर टीचर कहते हैं, मेंटर। क्या? मेंटर टीचर कहते हैं। मेंटर। मेंटर टीचर, ठीक है मेंटर जी, के रूप में लगाया बहुत जाता अच्छा है, बताया आपने। महिलाओं को हाँ, खास बहुत शिक्षा अच्छा दी बताया। जाती है। हाँ जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। आपका मेरी तरफ से इंटरव्यू पूरा हुआ। अब मैं हिंदी विशेषज्ञों को कहूंगा कि वो आपसे सवाल करें। जी धन्यवाद। जी सर, शर्मा जी धन्यवाद। नमस्कार। 5-5 मिनट लेना है नमस्कार। इंटरव्यू, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है सर। श्रवण जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। श्रवण जी, आपने अभी बताया अपने परिचय में कि मेरी अभिरुचि जो है वो कविता लेखन में बताई आपने। तो कविता कविता पाठन में, लेखन है, वाचन में? समाज में। हाँ। वाचन में बताइए क्या? हाँ सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो कविता हम करते क्यों हैं? काव्य लेखन जो है या कविता लेखन, वाचन, ये हम क्यों करते हैं? पहला तो सर इसका जो प्रयोजन ले अपन, वो स्वांग सुखाए होता है, और अपनी मन की भावनाओं को व्यापकता देने के लिए ही हम कविताएं करते हैं। यानी भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, जी सरल सर। शब्दों में। अच्छा। जी तो एक पाश्चात्य विचारक हैं जिन्होंने भावों की अभिव्यक्ति के बजाय भावों की मुक्ति को विशेष तरजीह दी है। ऐसे नाम ध्यान में है आपके? कौन है पाश्चात्य विचारकों में? सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। याद नहीं कर क्षमा पा रहे। चाहूंगा। चलो मैं आपको थोड़ा क्लू देता हूँ कि उनके जी सर। सिद्धांत हैं 2-3। वस्तुनिष्ठ परंपरा की अवधारणा, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, कुछ ध्यान आया? जी सर, इलियट, टीसी इलियट। टीएस इलियट। तो उन्होंने टीएस इलियट ने क्या कहा है? जो उन्होंने सर भावों की परंपरा का सिद्धांत दिया है, एक निर्विकल्पता का सिद्धांत है। और परंपरा का जो सिद्धांत है, वह परंपरा को सकारात्मक अर्थ में लेते हैं कि हाँ, परंपराओं के माध्यम से ही। मैं इसके संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, जो भावों की अभिव्यक्ति है, उसके बारे में उनके क्या विचार थे? जी सर, अभी भावों याद की नहीं कर पा रहा हूँ उनके विषय में। चलो कोई बात। चलो आज आप क्या क्या पढ़ के आए? क्या पूछा जाए आपसे? सर, हिं- हिंदी आदिकाल में पढ़ आप के आया हूँ। आदिकाल आदिकाल पढ़। और भक्तिकाल पढ़ा है मैंने आज। अच्छा। भक्ति काल। तो भक्ति काल में कोई ऐसे संत भक्त जो आपको प्रिय हों? जी सर। कबीर। कबीर जी। कबीर दास श्री जी कबीर। क्यों आपको क्यों प्रिय हैं? उसकी कोई खास वजह कबीर हो? सर। जी सर। कबीर एक तो भक्ति काल के प्रमुख 4 कवियों में से एक है, और उन्होंने अपनी काव्य भाषा, जो जन सामान्य की भाषा है, उनको बनाया है। और उन्होंने अपनी काव्य में जो समाज का एक वर्ग विशेष है, उसको लेके नहीं चले हैं। और उन्होंने अपनी कविताओं में रोडियो, माया डमरू और शास्त्रगान का एक तरह से खंडन किया है किसी का। हाँ, तो कबीर दास जी में हम कौन सा दृष्टिकोण देखते हैं? आदर्श का या कोई अन्य कोई और दृष्टिकोण जो आपकी नजर में, कैसा दृष्टिकोण कबीर था के उनका? यहाँ एक यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है सर। जो उन्होंने देखा समाज में, कौन उसी का उन्होंने कौन कौन वर्णन सा किया। बताया? और अगर क्या यथार्थवादी बताया सर, था? है
यथार्थवादी दृष्टिकोण है सर। यथार्थवादी, मतलब अच्छा ये ठीक ठीक। हाँ हाँ, चलो। तो आ, कबीरदास जी को हम आधुनिक काल में किसी के साथ जोड़ सकते हैं क्या? ऐसा ही दृष्टिकोण हमें आधुनिक काल के जो कवि हैं, किसी के साथ हम उनको संबद्ध कर सकते हैं? आधुनिक काल के जो कबीर हैं, वो नागार्जुन जी को कहते हैं, क्योंकि उनमें भी वही प्रगतिवादी दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है जो कबीर के यहाँ था। प्रगतिवाद जो है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? जी सर, साहित्य की दृष्टि से देखें तो प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से प्रारंभ हो गया था, और 1938 की जो एक रूपांक पत्रिका है, उसके माध्यम से अधिकतर प्रगतिशील रचनाओं का समावेश या प्रकाशन उस पत्रिका से होने लगा था। इसीलिए अपन 1936 से प्रारंभ मान सकते हैं, और 1938 के बाद ये मान सकते हैं कि एक तरह से प्रवाह में हो गई। तो ये रूपाद जो पत्रिका है, ये किन के द्वारा संपादित की जाती थी? रूपांक पत्रिका सुमित्रानंद पंत और नरेंद्र शर्मा दोनों के द्वारा संपादित की जाती थी। दोनों इसके सह संपादक थे। सुमित्रानंदन जो पंत हैं, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ भी गिने जाते हैं। तो इनके पंत जी के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है आप कि काव्य को पंत के उनकी प्रति भी देन क्या मैंने है? जी सर, पंत की एक प्रमुख विशेषता है कि वह एक किसी वाद विशेष में बंध के नहीं रहे। उन्होंने समय अनुरूप अपनी लेखनी को परिवर्तित किया। प्रमुख सबसे पहले वो छायावादी कवि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद वो एक प्रगतिवादी चेतना भी हमें दिखाई देती है, और उसके बाद अरविंद दर्शन से भी वो प्रभावित देते हैं, और उसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण भी उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता बिल्कुल, बिल्कुल। भक्ति काल के अंदर आपने कबीरदास जी का नाम लिया, तो भक्ति काल के अंदर जैसे तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी की भी कोई 2 या 3 जो है रचनाएँ आपको कोई ध्यान हो तो बताइए? है। एक तो प्रमुख रचना है सर रामचरितमानस, उसके बाद कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस में वाल्मीकि। कितने कांड हैं? रामचरितमानस में सर 7 कांड है। आप बता सकते हैं कुछ? ध्यान हो तो आप। जी सर, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, और उत्तरकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड। अच्छा, ये जो सुंदरकांड है, इसका नाम सुंदर क्यों है? प्रकृति चित्रण अधिक है या कहीं कोई रचना लेखन में कोई सौंदर्य है, या किस वजह से इसका नामकरण जो है सुंदरकांड क्यों है? इसलिए याद नहीं कर पा रहा हूँ मुझे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप साहित्यिक पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं क्या आप? हाँ सर। राजस्थान में साहित्यिक पत्रिकाओं का कोई 2-3 जो भी आपको ध्यान हो, कहाँ-कहाँ से उनका प्रकाशन होता है, संपादक कौन है? एक तो मधुमती पत्रिका है सर, वो हुँ, उदयपुर से प्रकाशित होती है। उसके बाद एक चित्तौड़ से है, आपनी माटी, जो एक ई पत्रिका है। हुँ। तो आपने कविता वाचन का ज़िक्र किया था, तो कोई कविता आपके ज़हन में है कोई, जो आपको स्मरण हो? जी सर, हाँ, सुनाइए कोई। कुरुक्षेत्र की पंक्तियां हैं सर, दिनकर की कुरुक्षेत्र लिखी की, हुई। हाँ, सुनाइए। जी सर। क्षमा दिया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ का बारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो।
3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बेटे पढ़ते रहे छन अनुनय के प्यारे प्यारे। जी सर। चलो ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और अब मैं अशोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आगे वो इस प्रक्रिया को बढ़ाएं। नमस्ते सरवण जी। नमस्कार सर। हाँ सर, तो आपको इस विषय पर पूछे सर। आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा है मैंने, और बाकी जहाँ अच्छा से आप सर, पूछना चाहें। आदिकाल और भक्तिकाल में दोनों में क्या अंतर है सर? जी सर। आदिकाल एक तरह से हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल था, जब भाषा अपभ्रंश से अलग होकर हिंदी के रूप में आ रही थी। और उसके बाद भक्ति काल में देखें तो भक्ति काल में जो हिंदी की दो प्रमुख प्रतिनिधि भाषाएं हैं वह भी हमें दिखाई देती हैं, ब्रज और अवधी। और इसके अलावा जो दूसरा अंतर है वो काव्य की दृष्टि से देखें तो आदिकाल में जहाँ पर दोहा चौपाई शैली और मुक्तक काव्य की प्रधानता है, वहीं पर भक्ति काल में मुख्य रूप से तुलसी दास द्वारा प्रबंध काव्य की रचनाएं भी की गई। जी सर। जी सर, तो आदिकाल के मतलब समापन के क्या कारण है? आदिकाल के पतन का कारण? वैसे सर आदिकाल का पतन तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो आदिकाल भक्ति काल रीति काल जो ये काल विभाजन है वो साहित्य इतिहास के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। वैसे ये कह सकते हैं कि आदिकाल जो परिष्कृत रूप में भक्ति काल में हमें दिखाई देता है, जब भारतीय भाषाओं का एक स्वाभाविक विकास उस समय भक्ति काल तक आते आते हो गया था। अच्छा सर, तो भक्ति काल के उदय के कारण आप क्या मानते हैं? भक्ति काल के उदय के कारण एक जो कारण हमें दिखाई देता है वो इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया, यद्यपि वह पूर्ण रूप से भक्ति काल के उदय का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि भक्ति तो भारतीय जनमानस में प्रारंभ से ही रही है। और उसका जो एक तरह से कहें कि जो सरिता दक्षिण से बहती आ रही थी, वह उस समय 14वीं शताब्दी तक आते आते पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी उत्तर भारत में। और उसमें रामानंद के जो शिष्य थे या उनकी जो शिष्य परंपरा के जो प्रमुख कवि थे, उन्होंने उसको प्रतिफलित किया। अच्छा सर, तो रामानंद जी के जो कितने शिष्य है सर? रामानंद जी के सर 12 प्रमुख शिष्य हैं। नाम बता सकते हैं उनके? जी सर। कबीर, वेदास, संत पीपा, और जी सर अभी यही याद कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। अच्छा अच्छा सर, तो संत पीपा का क्या संबंध है राजस्थान से? संत पीपा की प्रमुख पीठ है नारायण जयपुर में, और जो इनके कुछ शिष्य हैं उनमें से संत जो प्रमुख शिष्य संत हैं पीपा राजस्थान से की संबंधित। प्रमुख पीठ कहाँ पर आप बता रहे जी हैं? जी। जी सर वो दादू दयाल जी की पीठ है, क्षमा चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी। संत पीपा अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले से संबंधित है, और तोड़ा गांव टोक में उनकी गुफा है सर। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, तो ये जो जैन संत जैन हुए थे, तो कोई 5 जैन कवियों के नाम बताइए सर। जी सर। पुष्यदन, स्वयंभू, हेमचंद सूरी, और अच्छा सर। आसुप कवि, और शालिभद्र सूरी। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो इन जैन कवियों में जो उनकी जो शैली है, तो ये फागु शैली क्या है सर? जी सर। फागु शैली
इसमें सर उपदेशात्मकता की प्रधानता रहती है घटनाओं के स्थान पर। अच्छा अच्छा। और ये चरचरी? चरचरी, रास और फागु सर ये इन्हीं के भेद हैं और अच्छा अच्छा। इन सभी। हाँ चरचरी में फागु में कोई अंतर है क्या? नहीं सर, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें जो है एक ये चर्यापद किससे संबंधित है? चर्यापद, हाँ जी। चर्यापद सर सिद्धों से संबंधित है अच्छा और अच्छा। ये मुख्य रूप से अनुष्ठान गीत हैं जो संध्या के समय गाए जाते थे। अच्छा अच्छा। संध्या के समय तो उनकी जो भाषा थी जो है एक संध्या भाषा, उससे आप क्या समझते हैं? संध्या भाषा से सर हमारा तात्पर्य ये है कि एक संध्या के समय और संध्या के अंत के समय और रात्रि के प्रवेश के समय जिस प्रकार धुंधलका छा जाता है, उसी प्रकार सिद्धों की जो भाषा थी उसे संध्या भाषा कहा जाता था, क्योंकि वह एक तरह से अस्पष्ट भाषा थी। उसके कुछ गूढ़ार्थ होते थे, रहस्यवाद का अच्छा समावेश उसमें होता था इसी कारण से। अच्छा अच्छा। ये संध्या भाषा का प्रभाव फिर किस पर पड़ा परवर्ती काव्य में? परवर्ती काव्य में संध्या भाषा का प्रभाव हम देखें तो कबीर के यहाँ रहस्यवाद के रूप में हमें दिखाई देता है और उनकी उलटबाशियों में भी ये सिद्धों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अच्छा अच्छा। तो उलट बांसियों का मतलब क्या होता है सर? उलटबाशियों का मतलब ये होता है सर कि इसमें एक उल्टा अर्थ होता है सर इनका, जो अभिधार्थ न होकर प्रतीकों के रूप में खुलता है। अच्छा अच्छा। जैसे एक तो अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सी चरावे गाई, पहले पूछ अच्छा पीछे गई माई, चेला के गुरु लागिए पाई। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। चलो बहुत बढ़िया। और काव्य शास्त्र में कुछ पूछे आपसे? हाँ जी सर, जरूर। अच्छा अच्छा। तो सर रस निष्पत्ति के जो 4 आचार्य हैं उनका नाम बताइए सर। जी सर, रस निष्पत्ति के प्रथम आचार्य भट्ट लोलक, भट्ट शंकु और उसके बाद भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। अच्छा अच्छा। तो इसमें एक भावक्तु व्यापार जो है वो क्या है सर, किससे संबंधित है? भावुक तत्व व्यापार आचार्य भट्ट नायक की देन है, जिन्होंने 3 व्यापारों की कल्पना की थी, अभिजा तत्व, भावक तत्व और भोजक तत्व। भावक तत्व के माध्यम से उन्होंने साधारणीकरण की परिकल्पना की थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर। तो संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बता सकते हैं? जी सर, संस्मरण जी सर। हम स्मरण करते हुए लिखते हैं और संस्मरण मुख्यतः प्रसिद्ध व्यक्ति पे लिखे जाते हैं, जबकि रेखा चित्र साधारण आदमी को भी एक तरह से अमर कर देता है। जैसे महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है, ठकुरी बाबा और भक्तिनी, ये देख सकते हैं। और इसके अलावा संस्मरण में जो लिखने वाला होता है उसकी संवेदना का समावेश भी होता है, जबकि रेखा चित्र लेखक तटस्थ भाव से लिखता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, मेरी ओर से प्रश्न समाप्त हुए। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए। धन्यवाद सर।